नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और इम्पोर्टेंट क्लास जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट की गई है। और यह क्लास आपके ऑल इंडिया के मेडिको के जितने भी एग्जाम है, नॉट सेट, आरआरबी और इसके अलावा ऑल इंडिया के सीएचओ के एग्जाम है और भी कई इम्पोर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, उन सभी को कवर करने की कोशिश करेगी। यह मेंटल हेल्थ फार्माकोलॉजी की एक इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ से मोस्ट ऑफ टॉपिक कवर किए गए हैं जो आपके तैयारी को मजबूत बनाएंगे और आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और क्लास की शुरुआत करने से पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए। आज की जो शानदार क्लास है आपकी, वो मेंटल हेल्थ फार्माकोलॉजी के विषय में रहने वाली है। देखिए दोस्तों, लाइफ में अगर आप रिस्क इज बेटर देन रिग्रेट, अगर अगर आप तैयारी करने के जीरो पॉइंट पर हो और आपको तैयारी शुरुआत करनी है, आप सोच रहे हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और 2 साल आपने पढ़ा नहीं, बाद में आप रिग्रेट करोगे कि काश मैं 2 साल पहले इस तैयारी को कर लेता, कंप्लीट कर लेता, तो आराम से आसानी से इस एग्जाम को निकाल देता। तो इस रिग्रेट करने से अच्छा है आप आज के जीरो पॉइंट से तैयारी को स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे जितना भी पढ़ने को मिल रहा है, और कोशिश करिए आप ज़्यादा समय निकाल पाएँ और अच्छी कोचिंग करके एक प्रॉपर नोट्स तैयार करके आप एक प्रॉपर वे में तैयारी करें और एक जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम निकाल लें। तो बाद में क्या है, आपके जीवन में कोई भी सोचने का विषय न रह जाएगा, क्योंकि आपके अंदर काबिलियत है और आपके पास समय है। अगर आप मेहनत करेंगे तो निश्चित एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आज की इस शानदार क्लास में हम मेंटल हेल्थ की फार्माकोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम। देखिए दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में एक शानदार टॉपिक है आपका लिथियम कार्बोनेट। एक विशेष ध्यान रखना दोस्तों, इस क्लास के आप नोट्स बनाने के बाद आप इसको 2 से 3 बार रिवीजन में लेना। इससे क्या है, आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से रिपीट होगी और यहाँ से आपको जो पढ़ रहे हैं, जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो आपके दिमाग में रहेंगी और एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछ ले, अगर कोई सा भी प्रश्न बनता है तो आप आसानी से उसका जवाब दे सकते हो। लिथियम कार्बोनेट की हम बात करें तो यह वेरी इंपोर्टेंट ड्रग है। वेरी इंपोर्टेंट ड्रग है जो एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ से ध्यान रखना है लिथियम कार्बोनेट होती क्या है। यह एक मूड स्टेबलाइजर है, नॉन फॉर इट्स साइड इफेक्ट एंड नैरो थेराप्यूटिक रेंज। इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे हैं और थेराप्यूटिक रेंज, इसकी मीडियम थेराप्यूटिक रेंज की हम बात करें 0.6 से 1.2 MAQ पर लीटर। लिथियम कार्बोनेट मतलब ये ड्रग इतना इतने लेवल आपको जो ध्यान रखना है, अगर 0.6 से कम हुई और 1.2 MAQ पर लीटर से ज्यादा हुई तो इसकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहेंगे। तो आप जब मरीज में दे रहे हैं तो इसकी थेरापेटिक रेंज के मद्देनजर रखते हुए, मतलब हमें आपके सामने, मतलब किसी पेशेंट को लिथियम कार्बोनेट चालू है तो आपका फुल अटेंशन वहां पर रहना चाहिए पेशेंट के ऊपर, क्योंकि अगर इसकी थेराप्यूटिक रेंज ऊपर नीचे हुई तो पेशेंट में बहुत ही बड़े कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है नॉर्मल थेराप्यूटिक लेवल रेंज कितना होता है लिथियम कार्बोनेट का। यूजेस की हम बात करें तो यह बाइपोलर डिसऑर्डर मेनली हम उपयोग करते हैं। हेल्प रेगुलेट द मूड स्विंग एंड डिप्रेशन एंड मेनिया वाले मरीज में हम लिथियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर पेशेंट लिथियम कार्बोनेट ले रहा है तो उसमें कौन सी एडवर्स रिएक्शन देखने को मिलेंगे, कौन सी टॉक्सिसिटी देखने को मिलेगी, ये हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, मरीज में खतरा रहेगा कि पेशेंट टेबलेट लेगा तो उसको नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग, थर्स्ट, पॉलीयूरिया, ट्रिमर आ सकते हैं और वेट गेन मरीज में देखने को मिल सकता है। तो ये उसके एडवर्स रिएक्शन है। अगर पेशेंट में ज्यादा मात्रा में लिथियम ले ली और उसको टॉक्सिसिटी हो गई, तो टॉक्सिसिटी की हम बात करें तो इसके लेवल अलग अलग होते हैं। तो एग्जामिनर एक तो सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी पूछेगा और कितने लेवल से कितने लेवल तक कौन सी टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, वो यहाँ से 2 प्रश्न पूछ सकता है। तो देखिए, मेनली हम बात करते हैं कंफ्यूजन, ब्लड विजन, डायरिया, टिनाइटिस, रिंगिंग इन द ईयर, आपके कानों में रिंगिंग होना, ठीक है, स्लर्ड स्पीच होना, कोमा में पेशेंट का जाना, कन्वल्जन, इस प्रकार की स्थिति पेशेंट में देखने को मिल सकती है जब टॉक्सिसिटी लेवल पेशेंट में देखने को मिले। टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि आपकी दवाई आपने ज्यादा मात्रा में ले ली है, उसके कारण से इस प्रकार के सिम्टम मरीज में देखने को मिल रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे टॉक्सिसिटी। माइल्ड लेवल, अभी हमने थेराप्यूटिक रेंज पढ़ी थी, 0.6 से 1.2 MAQ पर लीटर होती है। अगर ये वैल्यू
1.5 से लेके 2 MEQ पर लीटर, और मॉडरेट 2 to 3 MEQ पर लीटर, और सीवियर 3 MEQ पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर तीनों रेंज में इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। ठीक है, हाउ डज टॉक्सिसिटी हैपन, किस प्रकार से टॉक्सिसिटी होती है। मरीज में सबसे पहले डिहाइड्रेशन होना, इससे क्या होगा, कॉजेज इंक्रीज लिथियम लेवल इन द ब्लड। आपकी बॉडी में अगर डिहाइड्रेशन हुआ तो यह लिथियम लेवल को ब्लड में इंक्रीज कराएगी। हाइपोनाइट्रीमिया, सोडियम का कम होना, सोडियम लेवल डिक्रीज होना, इसकी वजह से आपकी लिथियम टॉक्सिसिटी होने के चांस। ओल्ड एज पेशेंट में जिसमें किडनी फंक्शन डैमेज हो जाते हैं, इसकी वजह से क्या है, आपकी लिथियम बिल्ड अप इन द ब्लड, बिल्ड अप नहीं हो पाती है ना, और बाहर एक्सक्रीट नहीं हो पाती, तो बॉडी मेंटेन नहीं कर पाती, तो आपकी यहाँ पर बॉडी में लिथियम के लेवल के बढ़ने के चांसेस रहते हैं और टॉक्सिसिटी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आपको कौन सी हेल्थ एजुकेशन देनी है और किन किन चीजों का कॉन्ट्राइंडिकेशन आपको रखना है जब पेशेंट को लिथियम कार्बोनेट ड्रग चल रहा हो तब। देखिए दोस्तों, मेनली आपको इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना है। जब कभी भी प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी कैटेगरी डी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग पेशेंट को चालू है, तो आपको कभी भी लिथियम कार्बोनेट नहीं देना है। रीनल एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज वाले मरीजों को लिथियम कार्बोनेट नहीं देना है। डिहाइड्रेटेड पेशेंट रहते हैं, एक्सेसिव डायरिया और वोमिटिंग वाले मरीजों को आपको लिथियम कार्बोनेट नहीं देना है, क्योंकि इम्बेलेंस होने के चांसेस रहेंगे। रिसीविंग डायूरेटिक, ठीक है, उसके बाद डायूरेटिक पेशेंट को चालू है उनको नहीं देना है। सोडियम डिप्लेशन वाले पेशेंट्स को नहीं देना है। हाइपर सेंसिटिविटी और टू टाटा, ये ड्रग होता है टाइटाजिन, इसके साथ हाइपर सेंसिटिविटी है तो भी आपको लिथियम कार्बोनेट नहीं देना है। आपको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड के वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने हैं। मरीज को जब लिथियम कार्बोनेट चालू है तो आप उसे कौन कौन सी हेल्थ एजुकेशन देंगे। सबसे पहले कैरी आईडी दैट शो यू आर टेकिंग लिथियम। जब आप लिथियम ले रहे हैं तो आपको आईडी रखनी है, क्योंकि जब आप अस्पताल में जाएंगे तो मेनली आपको यह विशेष बात ध्यान रखनी है, डॉक्टर को पता होना चाहिए कि आप लिथियम ले रहे हैं, आपको ये बात छुपानी नहीं है। ठीक है, मरीज को आपको बता देना। एजुकेट ऑन साइन एंड सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी, टॉक्सिसिटी के जितने भी साइन एंड सिम्टम है उसके बारे में पेशेंट को पता होना चाहिए, उसको जानकारी देना है आप। एजुकेट एंड स्ट्रेस इंपोर्टेंस ऑफ टेकिंग मेडिकेशन रेगुलरली, आपको किस प्रकार से मेडिकेट कर रहे हो, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको रेगुलरली। ठीक है, क्योंकि यह उसी को ठीक करने के लिए दी जा रही है, उसको बता देना है आपको ये मेडिकेशन आपके स्ट्रेस को दूर करने के लिए ही दी जा रही है, तो आपको कंटिन्यू इसको लेना है। सीरम लिथियम लेवल शुड बी चेक्ड एवरी 1 से 2 मंथ, क्योंकि यहाँ पर टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहेंगे। जब मरीज को लिथियम कार्बोनेट चालू है तो उसको बता देना है कि 1 से 2 महीने में इसका चेकअप जरूर कराएं। डू नॉट ऑपरेट हैवी मशीनरी और ड्राइव, आपको अगर लिथियम कार्बोनेट पर है तो लिथियम कार्बोनेट वाला मरीज सीवियर मेनिया डिप्रेशन का शिकार रहता है, तो उस दौरान उससे आप बोलेंगे कि आप ऑपरेट ना करें हैवी मशीनरी को, और ड्राइव भी करना मना है। एजुकेट और ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, क्योंकि आपको ड्रिंकिंग अल्कोहल ये आपको नहीं लेना है। साथ में आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है बॉडी में, क्योंकि यह डिहाइड्रेशन कॉज करेंगे, पानी की कमी आपकी बॉडी में होगी जिसकी वजह से आपको टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहेंगे। अवॉइड स्टार्टिंग अ लो साल्ट डाइट, डिक्रीज इन द साल्ट, अगर आपने सडनली साल्ट का लेवल आपकी डाइट में कम कर लिया तो यहाँ पर आपकी टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहेंगे, आपकी बॉडी में लिथियम इंक्रीज हो जाएगा। दोस्तों, तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इस प्रकार की एजुकेशन आपके मरीज को देनी है कि जिससे कोई भी खतरा वहां पर उत्पन्न ना हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए नेक्स्ट ड्रग की ओर चलते हैं। आपकी लिथियम कार्बोनेट वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है जो हमने यहाँ से कवर किया है, और आपको इसका ध्यान रखना है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन कौन से होते हैं, हम इनके बारे में लाइन लिस्ट करते हैं और जानते हैं इनका क्या क्या एक्शन है। देखिए दोस्तों, एक होते हैं SSRI, एक होते हैं आपके SNRI अथवा DNRI। देखिए इनकी फुल फॉर्म सिलेक्टिव सीरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर, सीरोटोनिन, नॉर एफिनेफ्रिन, डोपामिन, नॉर एफिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर, ये आपको याद रखना है। एक्शन क्या है इनका, मेनली इनके फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, इनहिबिट अपटेक ऑफ सीरोटोनिन, ये सीरोटोनिन के इनहिबिट करता है, जिससे क्या है आपकी बॉडी में सीरोटोनिन का लेवल जो बढ़ रहा है उसको मेंटेन रखे। अफेक्ट सीरोटोनिन नॉन एफिनेफ्रिन डोपामिन, ये SNRI का कार्य है। मेनली इसका उपयोग हम कौन से पेशेंट में करते हैं,
आपको याद रखना है डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी और ईटिंग डिसऑर्डर वाले मरीज में हम एसएसआरआई ड्रग का उपयोग करते हैं। और एसएनआरआई की हम बात करें तो इसमें डिप्रेसिव एपिसोड, एंजाइटी डिसऑर्डर, फिब्रोमाइल्जिया, डायबिटिक न्यूरोपैथी पेन, इस प्रकार के कंडीशन में हम एसएनआरआई ड्रग का उपयोग करते हैं। तो एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है एक्सेप्ट करके, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए तो हम इनके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं कि एस आर आई का साइड इफेक्ट्स क्या है और एस एन आर आई का साइड इफेक्ट्स क्या है। यहाँ पर हम न्यूरोलॉजिकली हम बात करें तो पेशेंट में हेडेक देखने को मिल सकता है, ट्रेमर्स देखने को मिल सकते हैं, डिफिकल्टी स्लीपिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 3S साइन देखने को मिलते हैं। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है। पेशेंट में सीरोटोनिन सिंड्रोम हो सकता है, सेक्सुअल डिसफंक्शन और स्टोमक इशू आ सकते हैं। तो आपको तीनों 3S से याद रखने हैं कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। जीआई की हम बात करें तो नोजिया, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में देखने को मिलेगा। यूरिनरी रिटेंशन, सेक्सुअली डिसफंक्शन पेशेंट में देखने को मिल सकता है। सीरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है, इसमें देखिए टू मच सीरोटोनिन इन द ब्रेन, ब्रेन में आपके सीरोटोनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से मेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे। टैकीकार्डिया मरीज में हार्ट रेट बढ़ जाएगा। टाइटनेस इन द मसल्स, मसल्स आपकी टाइट हो जाएंगी। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, आपको चलने फिरने में प्रॉब्लम आएगी। और बीपी और टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा हुआ पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के सिंड्रोम को हम सीरोटोनिन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। एसएनआरआई की हम बात करें तो न्यूरोलॉजिकल की हम बात करें तो हेडेक, डिजीनेस, वर्टिगो, फोटो सेंसिटिविटी, एजिटेशन और ट्रिमर्स और इंसोम्निया, ये सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। हेडेक सर दर्द होगा, डिजीनेस देखने को मिलेगी, वर्टिगो, फोटो सेंसिटिविटी, लाइट के वजह से आपको सेंसिटिविटी देखने को मिलती है, एजिटेशन और ट्रिमर्स, इंसोम्निया, नींद का कम आना। जीआई, ड्राई माउथ थर्स्ट पेशेंट में देखने को मिलेगा, उसका ड्राई माउथ और प्यास लगेगी उसको। डिहाइड्रेशन पेशेंट में देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन पेशेंट में देखने को मिलेगा, नोजिया और डायरिया। इस प्रकार की स्थिति आपको एसएनआरआई ड्रग जब आप ले रहे हैं तो साइड इफेक्ट्स के तौर पर आपको देखने को मिल सकती है। अब इम्पोर्टेंट आपको नर्सिंग कंसंट्रेशन पर ध्यान रखना है, आप नर्सिंग के विद्यार्थी हैं। सबसे पहले एसएसआरआई ड्रग पेशेंट को चल रहा है तो आपको विशेष ध्यान रखना है। मे टेक 4 to 6 वीक टू टेक अफेक्ट, इसका आपको एक सही लाभ लेना है, औचित्य लेना है। तो 4 से 6 वीक तक यह दवाई आपको लेनी है। एजुकेट ऑन इम्पोर्टेंस और कॉम्प्लिकेशन, इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी उसको बता देना है। ठीक है। एक मेडिकेशन इन द मॉर्निंग, यह दवाई हमेशा मॉर्निंग में लेनी है। फर्स्ट लाइन एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है एसएसआरआई ड्रग को हमेशा मॉर्निंग में लेना चाहिए, आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर डिप्रेशन और एंजाइटी, एंजाइटी के लिए यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा फर्स्ट लाइन ड्रग कौन कौन से हैं। तो एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए एसएसआरआई ड्रग फर्स्ट लाइन ड्रग है जो एंजाइटी और डिप्रेशन में हम उपयोग में लेते हैं। इसी प्रकार हम इसी की बात करें, मे टेक 4 से 6 वीक टू टेक इफेक्ट, और उसको एजुकेट कर देना है ड्रग के बारे में। डू नॉट मिक्स विद टीसीए, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और माओ इनिबिटर रहते हैं। ठीक है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनिबिटर, इन दवाइयों के साथ में आपको यह ड्रग एसएसएनआरआई ड्रग नहीं लेनी है। वेरी इंपॉर्टेंट, जाइवान इज यूज्ड फॉर स्मोकिंग सेंसेशन, डू नॉट यूज इट व्हाइल टेकिंग आइबुप्रो, ये ड्रग का नाम है बपेरोपोइन फॉर डिप्रेशन। यहाँ पर हम बात करें बपेरोपोइन एक इंपोर्टेंट ड्रग है जो डिप्रेशन को ठीक करने के लिए उपयोग में ली जाती है। जाइवान के साथ इसको कभी नहीं देना है। जाइवान क्या है, एक ड्रग है जो स्मोकिंग को रोकने के लिए उपयोग में लेते हैं। दोस्तों तो आपको विशेष याद रखना है क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहेंगे। इट कुड कॉज ओवरडोज, यह क्या ओवरडोज करा सकती है। ठीक है, तो आपको दोनों दवाइयां एक समय पर नहीं देनी है, आपको विशेष ध्यान रखना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज बात, एसएसआरआई ड्रग जब चल रहा है तो सुसाइड वार्निंग, ए क्लाइंट व्यू एट सुसाइडल प्लान में नाउ हैव द एनर्जी ड्यू टू द मेडिकेशन टू कैरी आउट द प्लान। ठीक है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जो क्लाइंट है व्यू एट सुसाइडल प्लान कर चुका है, नाउ द एनर्जी ड्यू टू मेडिकेशन टू कैरी आउट द प्लान, तो वो बिल्कुल उसको आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये दवाइयां वो ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ ले कि नाम बताइए आप एसएसआरआई, सार्टालिन, ठीक है, सीटालोजोप्राम, एसिटाजोलोप्राम, फ्लूक्सेटिन, और यहाँ पर हम बात करें बिलाजुडोन। तो इस प्रकार की दवाइयां जिन्हें हम एसएसआरआई बोलते हैं। यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था ब्यूपोपिरियोन, ठीक है, डोलोक्सिटिन, बेंटेलाफेक्सिन, मिलेना सिप्राम और नेफाजोडोन। तो ये दवाइयां, इनके जेनेरिक नाम अलग अलग हैं और ट्रेंड नाम अलग अलग है, मार्केट में इस प्रकार की दवाइयां मिलती हैं।
आपको ये विशेष ध्यान रखना है। इस प्रकार की दवाइयां SSRI और SNRI, यहाँ पर आप एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है कि ये दवाइयों के नाम बताइए, एक्सेप्ट करके एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए तो अगले ड्रग के बारे में हम पढ़ते हैं। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होते हैं? देखिए, अभी हमने पढ़ा था TCA और माओ इन्हिबिटर, ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और मोनोअमीन ऑक्सीडोज इन्हिबिटर, इनका उपयोग हम कब कब करते हैं? देखिए, इनके एक्शन की हम बात करें, ठीक है, तो ब्लॉक रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन एंड नॉन एपिनेफ्रिन इन द ब्रेन। ब्रेन में ये क्या करते हैं? रीअपटेक ऑफ सीरोटोनिन और नॉन एपिनेफ्रिन दोनों के लेवल को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ब्लॉक मोनोएमीन ऑक्सीडेज विच कॉज इंक्रीज एफिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, डोपामिन एंड सीरोटोनिन विच कॉज स्टिमुलेशन ऑफ द CNS। ये CNS की स्टिमुलेशन में बढ़ावा देते हैं, इनको ब्लॉक करने का कार्य करते हैं। तो आपको विशेष याद रखना है कि इनका उपयोग हम कब करते हैं? डिप्रेसिव एपिसोड में, बाइपोलर डिसऑर्डर और OCD वाले पेशेंट में हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट का उपयोग करते हैं। न्यूरोपैथी और एनुरेसिस वाले पेशेंट में माओ इन्हिबिटर का उपयोग हम सिर्फ ओनली ऑन डिप्रेशन वाले मरीज में करते हैं, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए तो हम इनकी साइड इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। अ, यहाँ पर हम बात करें, देखिए, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, ड्राउजीनेस, ब्लड विजन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये कंडीशन होती है। ऑर्थो, ये तो आप समझते हैं, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। BP, पेशेंट लेटा हुआ है, इसको समझिए आप, पेशेंट लेटा हुआ है, लेटा होने के बाद एकदम से खड़ा होता है तो इसका BP पहले नॉर्मल था, यहाँ पर BP नॉर्मल था, और यहाँ पर खड़ा होने के बाद एकदम BP लो हो गया, तो इस प्रकार की कंडीशन को बोलेंगे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। मरीज में देखने को मिल सकता है यूरिन रिटेंशन और कार्डियोटॉक्सिक की कंडीशन देखने को मिल सकती है। हार्ट वाले मरीज होते हैं उनमें ये मेनली इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। तो आपको साइड इफेक्ट ये है कि TCA जो दवाई है वो कभी भी हार्ट वाले मरीज को नहीं देनी है, आपको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखनी है। यहाँ पर हम बात करें माओ इन्हिबिटर की, तो इसमें न्यूरोलॉजिकल क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे? ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, सेम कंडीशन, डिजीनेस, ब्लड विजन देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन, ड्राई माउथ, नोजिया, वोमिटिंग मरीज में देखने को मिलेगी। हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है? देखिए, इस प्रकार के सिम्टम एक साथ देखने को मिले तो हम इसे हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलेंगे। देखिए, पेशेंट में एकदम से हेडेक हो रहा है, स्टिफ नेक हो गई उसकी, नोजिया वोमिटिंग मरीज में देखने को मिला, फीवर देखने को मिला, पेशेंट की डायलेटेड प्यूपिल हो गई है, तो इससे क्या होगा? सीक मेडिकल हेल्प, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया है और उसे जरूरत है, इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा यहाँ से, उसे जरूरत है अस्पताल में भर्ती कराने की और इसे एक मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है, जिसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस बोलते हैं। तो इस दौरान उसे इम्पोर्टेंट जरूरत है मरीज को इलाज कराने की, उसे भर्ती कराने की, उसे मेडिकल हेल्प की जरूरत है, तो इसे बोलेंगे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस, क्योंकि इस प्रकार के सिम्टम पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। मे टेक 2 to 3 वीक टू टेक इफेक्ट, ये आपको दवाई कम से कम 2 से 3 वीक तक लेनी है। वेट 14 डेज आफ्टर बीइंग ऑफ माओ इन्हिबिटर टू स्टार्ट टेकिंग TCA, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अगर हम चालू कर रहे हैं तो देखना आपको दोनों के बीच में कम से कम 14 डेज का गैप होना चाहिए, वेरी इंपोर्टेंट। अमोक्सापाइन, यहाँ पर हम बात करें, अमोक्सापाइन क्या है? इज नॉट अ एंटी साइकोटिक ड्रग, यह एंटी साइकोटिक ड्रग नहीं है, बट सिमिलर टू दिस ड्रग इट मे कॉज TD एंड MS द ड्रग इमीडिएटली इफ दिस सिम्टम डॉक्टर्स। ये आपके ये चेंजेस पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं, तो आपको कभी भी अमोक्सापाइन ड्रग आपको हम बात करें TCA के साथ में नहीं देनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो जेनेरिक नेम यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, अमिट्रापाइलिन, अमोक्सापाइन, डोमिप्रामाइन। यहाँ पर हम बात करें प्रोटीपेटालाइन, नोट्रिपेटाइलाइन, इस प्रकार के ड्रगों को हम TCA के नाम से जानते हैं। माओ इन्हिबिटर की हम बात करें तो देखिए, जब पेशेंट में हम ये दवाई दे रहे हैं, कैन अप टू 4 वीक तक उसको लेनी है। थेराप्यूटिक लेवल, उसका लेवल चेक करते रहना है। एजुकेट ऑन साइन सिम्टम ऑफ हाइपरटेंशन क्राइसिस के बारे में उसे बता देना है। अवॉइड फूड विद टायरामाइन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टायरामाइन फूड, टायरामाइन फूड के साथ में कभी भी हमें माओ इन्हिबिटर नहीं देना है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि एक चीज, ठीक है, फर्मेंटेड मीट्स, चॉकलेट, कैफिनेटेड बेवरेज, सोर क्रीम एंड योगर्ट, इस प्रकार के खाने के साथ में कभी भी आपको, ये क्या है? टायरामाइन फूड है। प्रश्न यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है टायरामाइन फूड के बारे में। एज्ड चीज, फर्मेंटेड मीट, चॉकलेट, कैफिनेटेड बेवरेज, और यहाँ पर हम बात करें सोर क्रीम और योगर्ट, ये टायरामाइन युक्त डाइट है, उनके साथ कभी भी आपको माओ इन्हिबिटर वाले ड्रग नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर फेनिलजिन, और यहाँ पर हम बात करें
ट्रेनक्लिप्रोमाइन और आइसोकार्बोक्साइड। यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, तो ये ड्रग के नाम भी आपको याद रखने हैं। मैंने दोस्तों आपको बताया साइड इफेक्ट और इसके एक्शन क्या है, कब कब इनका हम किस कंडीशन में उपयोग लेंगे। वेरी इंपोर्टेंट ड्रग है जो आपके मेंटल हेल्थ में उपयोग में लेते हैं हम। एंटी एंजाइटी ड्रग, जिन्हें हम एंजियोलाइटिक बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज बेंजोडाइजेपाइन ड्रग। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। फार्माकोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करता है ये आपके मेंटल हेल्थ से। इनका उपयोग हम बाइपोलर डिसऑर्डर वाले पेशेंट में करते हैं। मेनली बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए हम उपयोग में लेते हैं। बेंजो आर मेनली प्रिस्क्राइब्ड फॉर एक्यूट एंजाइटी, सेडेशन, मसल्स रिलैक्सेंट, सीजर और एल्कोहल विड्रॉल वाले मरीज में हम इनका उपयोग करते हैं। जेनरिक नेम आपको इनके याद रखने हैं। यहाँ पर ये एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, इसकी हम बात करें सफिक्स, आप इसे कैसे याद रखेंगे। जब ड्रग का अंत होता है उस नाम में जोलाम या जेपाम लगा हुआ होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट है यहाँ पर एल्प्रोजोलाम। ठीक है, इंपोर्टेंट एल्प्रोजोलाम, तो यहाँ पर जोलाम लगा हुआ है जी, ये आपको याद रखना है। देखिए, हम इसकी एक्शन की हम बात करें तो बाइंड टू ऑल सेल रिसेप्टर इनहेंसिंग द इफेक्ट ऑफ गाबा, आपको विशेष याद रखना है। ठीक है, देखिए गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है, स्लो और काम एक्टिविटी ऑफ नर्व इन द ब्रेन। ये ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो कर देता है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्रेन की एक्टिविटी को स्लो करना। जैसे कि कोई मरीज है सीजर वाला, एल्कोहल विड्रॉल आ रहा है, मसल्स रिलैक्सेंट और एंजाइटी हो रही है उसे अक्यूट, तो उसे ठीक करने के लिए यह उपयोग में लेंगे। ठीक है, इनके हम बात करें एडवर्स रिएक्शन की। जब पेशेंट को हम ये दवाई चालू करते हैं तो क्या क्या रिएक्शन उसमें देखने को मिल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एडवर्स ड्रग जैसे कि देखिए माइल्ड ड्राउजीनेस देखने को मिलेगी, सेडेशन, लाइट हेडेक, डिजीनेस, एटेक्सिया, कानों में रिंगिंग होना, एटेक्सिया। उसके बाद विजुअल डिस्टर्बेंसेस, उसके बाद एंगर, रेस्टलेसनेस, नोजिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लिथार्जी, एपेथी, फटेक, ड्राई माउथ, ये पेशेंट में देखने को मिलेगी। टिंगलिंग, टिंगलिंग बोलते हैं, टिंगलिंग, कानों में टिंगलिंग होना। ठीक है, उसके बाद नर्सिंग कंसिडरेशन की बात करें, टू हेल्प विद एडीआर, इनको ठीक करने के लिए आप नर्सिंग कंसिडरेट कर सकते हैं। सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों, जब वेरी इंपोर्टेंट बेंजोडाइजेपाइन ड्रग का ओवरडोज हो जाए तो हमेशा आपको एक एंटीडोट देना है जिसका नाम है फ्लूमाजेनिल। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें नर्सिंग कंसिडरेशन की, टेक एट नाइट इफ इट मेक यू डिजी, ड्राउजी, राइज स्लोली फ्रॉम सिटिंग और लाइंग, डू नॉट ड्राइव, ऑपरेट हैवी मशीनरी। दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, अगर आपको डिजी और ड्राउजी फील हो रहा है तो इसे हमेशा सोते समय लेना चाहिए। एल्प्राजोलम टेबलेट को हम हमेशा नाइट में प्रीफर करते हैं, सोते समय। ठीक है, और जब हमें राइज स्लोली फ्रॉम सिटिंग और लाइंग, आपको आराम से उठना है सोते और बैठते समय। डू नॉट ड्राइव, ऑपरेट हैवी मशीनरी, आपको हैवी मशीनरी नहीं चलाना है। ठीक है, नोजिया, वोमिटिंग और डायरिया, इसे आप कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो फ्लूइड दें उसे, फाइबर युक्त डाइट दें, एक्सरसाइज करने के लिए बोले, गिव द फूड टू डिक्रीज जीआई अपसेट, जीआई अपसेट को डिक्रीज करें, तो इस प्रकार के फूड आपको देखना है। लिथार्जी, एपैथी, फटीग और ड्राई माउथ को ठीक करने के लिए आप उसे सिप ऑफ बटर दें, हार्ड कैंडी चबाने के लिए बोले। ठीक है, जो शुगर फ्री होनी चाहिए पेशेंट में, यहाँ पर शुगर बढ़ने के चांसेस रहेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सिम्टम ऑफ विड्रॉल, ठीक है, विड्रॉल सिम्टम क्या क्या आएंगे, जब ये दवाई आपने ले ली और आपने अब अचानक से छोड़ दी तो किस प्रकार की चीजें आपके पेशेंट में देखने को मिलेंगी, ये आपको उसे बता देना है। देखिए दोस्तों, विड्रॉल सिम्टम कौन कौन से आएंगे। विड्रॉल टिपिकली हैपन व्हेन द मेडिकेशन इज स्टॉप एब्रप्टली और टेकन 3 मंथ से कम में, अगर आपने इसे बंद कर दी तो इसमें विड्रॉल सिम्टम आएंगे। तो मतलब आपका कंफर्म हो गया 3 महीने तक ये दवाई देनी ही देनी है पेशेंट में। एंजाइटी, मतलब आपने 3 महीने तक दवाई ले ली, कोई पेशेंट कंटिन्यूअसली 3 महीने से इस दवाई को ले रहा है तो पेशेंट में विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेंगे। या 3 महीने से ज्यादा किसी मरीज में ये दवाई ले ली है तो ये आपको टिपिकल सिम्टम, विड्रॉल सिम्टम देखने को मिलेंगे। कभी कभी आप लेंगे तो अचानक से आपको इस प्रकार के सिम्टम देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन 3 महीने से ज्यादा ले ली तो आपको यहाँ पर ये लेवल देखने को मिलेगा। एंजाइटी, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी, बीपी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर, मेमोरी लॉस होना, एजिटेशन, सीजर पेशेंट में देखने को मिलेंगे, नींद की कमी होना, वॉमिटिंग, मसल्स एक होना। तो यह एक प्रकार से आपने सुना होगा नशेड़ी गंजेड़ी उपयोग में लेते हैं, इस टेबलेट को नशे के लिए भी उपयोग में लेते हैं क्योंकि यह उनकी नशे की आपूर्ति को पूरा कर देता है। तो दोस्तों यह आपको नशे का पदार्थ नहीं है, ये पेशेंट में हम परमानेंटली उपयोग नहीं लेना, उसको
आपको नजर में खिलाना है, बाद में उसको जो भी सिम्टम आ रहा है उसको उसके बारे में बता देना, पेशेंट को अपन को ठीक करना है। तो यह मैसेज अपना नर्सिंग कंसंट्रेशन रहने वाला है। यहाँ पर हम बात करें, नॉट मीन्स फॉर लॉन्ग टर्म थेरापी बिकॉज इज इंक्रीज द फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस। यहाँ पर कंटिन्यूस अगर उस ड्रग को लेंगे तो यह फिजिकली और फिजियोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली उसमें डिपेंडेंस रह जाएगा, उस ड्रग के ऊपर डिपेंड रहने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको लंबे समय तक ये थेरापी कार्य नहीं करेगी, रिस्क पर रहेगी, इसलिए कम उपयोग में लेंगे हम इसको। यूज ऑफ लॉन्ग टर्म थेरापी लीड टू टॉलरेंस, लार्जर डोजेज ऑफ ड्रग आर रिक्वायर्ड टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम। ठीक है, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। मस्ट बी टेपर्ड, डिक्रीज डोजेस ग्रेजुअली, नेवर स्टॉप द मेडिकेशन एब्रप्टली। उसके पेशेंट में अचानक से विड्रॉल सिम्टम न देखने को मिले तो अगर लंबे समय से कोई पेशेंट ये दवाई ले रहा है तो धीरे धीरे उसके डोज को कम करें, जिससे एकदम से उसमें विड्रॉल सिम्टम देखने को ना मिले। यह विशेष बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, जब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन की हम बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन और प्रिकॉशन कौन से रखने हैं? कभी भी बेंजोडाइजेपाइन ड्रग प्रेग्नेंट महिला को नहीं देनी है, लेबर वाले पेशेंट में, लैक्टेटिंग मदर में नहीं देनी है, वुमेन, ये आपको स्पेशल कैटेगरी, और प्रेगनेंसी ड्रग स्पेशल कैटेगरी टी में रखा गया है बेंजोडाइजेपाइन ड्रग को। एल्डरली इंक्रीज चांस ऑफ डिमेंशिया, यहाँ पर उनकी मेमोरी जाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें नहीं देना है। इम्पेयर्ड लीवर और किडनी फंक्शन को इम्पेयर कर सकती है। ठीक है, डेबिलेशन, तो इस प्रकार के पेशेंट में भी यह देखने को आ, दिन इन मरीजों में यह दवाई नहीं देनी है। ठीक है, नॉन बेंजो डाइजेपाइन, देखिए इसका इंपोर्टेंट है, एक्शन डिपेंड ऑन द ड्रग। ठीक है, बस्पिरिन, जिसे हम बस्पार बोलते हैं, एक्ट ऑन सीरोटोनिन रिसेप्टर, होता है हाइड्रोक्सीडाइन, एक्ट ऑन हाइपोथैलेमस ब्रेन स्टीम रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये आपके ड्रग के नेम है जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता ही पूछता है और आपको यह विशेष ध्यान रखना है। एंटी साइकोटिक ड्रग, यह इंपोर्टेंट है, आपकी जो फार्माकोलॉजी की एक इंपोर्टेंट क्लास को कवर करता है। देखिए, एंटी साइकोटिक ड्रग, इसे मोस्ट कॉमनली यूज फॉर साइकोसिस, सीजोफ्रेनिया वाले मरीज में हम उपयोग में लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप, वाई द एस जी ए बेटर देन एफ सी ए। यहाँ पर हम बात करें, एस जी ए वर्क फॉर बोथ पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम एंड हैव लोअर रिस्क डेवलपिंग टार्डिव डिस्किनेसिया। टार्डिव डिस्किनेसिया वाले पेशेंट को इंक्रीज, जब हम दवाइयां एंटीसाइकोटिक ड्रग एसजीए की बात करें हम और एफजीए की हम बात करें तो यह दवाई इसलिए बेटर है एसजीए, क्योंकि यह टाइप डिस्काइनेसिया नहीं होने देती है, इस प्रकार के सिम्टम मरीज में डेवलप नहीं करती है। तो इसे एफजीए मतलब फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक ड्रग और एसजीए मतलब सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन के ड्रग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और कोई रिस्क पैदा नहीं करते हैं पेशेंट में, तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करें एंटी साइकोटिक फर्स्ट लाइन ड्रग की, ऑल्सो नोन एज टिपिकल और कन्वेंशनल ड्रग। ठीक है, ये अलग अलग है। सेकंड जनरेशन की हम बात करें जिसे हम एटिपिकल बोलते हैं, ये टिपिकल हो गए और ये एटिपिकल हो गए। तो ये इस प्रकार के ड्रग हैं, इनके नाम आपको रेस्पेरिडोन हो गया, क्लोजापाइन हो गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है और इम्पोर्टेंट है। चलिए, फ्लूमाजेनिल, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। वो यहाँ पर हम बात करें, चलिए, एक्शन ऑफ एफजीए, एक्शन ऑफ एफजीए फर्स्ट लाइन ड्रग और सेकंड लाइन ड्रग, ये क्या करते हैं? ब्लॉक इनिबिट डोपामाइन फ्रॉम बीइंग रिलीज्ड इन द ब्रेन। ये आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करने के साथ ये क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं, रिलीज इन द ब्रेन। और एक्शन ऑफ एसीए की बात करें सेकंड जनरेशन की, एक्ट ऑन बोथ सीरोटोनिन एंड डोपामाइन इन द ब्रेन, ये दोनों पर कार्य करता है। हेल्प डिमिनिश पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया, हेल्प नेगेटिव सिम्टम एज वेल, ये क्या करता है? पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया को जो आ रहे हैं पेशेंट में नेगेटिव सिम्टम आ रहे हैं उन्हें ठीक करने का कार्य करेगा। और हेल्प डिमिनिश पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया, कार्य दोनों का एक जैसा है पर साइड इफेक्ट के बेटर देन, तो आपका जो एसजीए है वो ज्यादा अच्छा है। आज के प्रेजेंट टाइम में हम एसजीए का उपयोग करते हैं। साइड इफेक्ट की हम बात करें, साइड इफेक्ट ऑफ एफजीए ये क्या है? हायर रिस्क टीडी टार्डिव डिस्किनेसिया, ईपीएस, ईपीएस, एनएमएस न्यूरोलॉजिकल, उसके बाद ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, ये साइड मरीज में सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। एब्स्टेन बार सिंड्रोम, ठीक है,
और इस प्रकार के कंडीशन मरीज में देखने को मिल सकती है, साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ बहुत एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, फोटोफोबिया होना, फोटो सेंसिटिविटी, सेडेशन और लिथार्जी, यह दोनों के साइड इफेक्ट हैं। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कॉमन। साइड इफेक्ट ऑफ एसजीए, ये क्या कराता है? लोअर रिस्क ऑफ टीडी, ईपीएस और एनएमएस। ठीक है, ये इसलिए हम इसका उपयोग आज की जनरेशन में करते हैं। यह मरीज में इंक्रीज वेट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकता है मरीज में, यह रिस्क पर रहते हैं। कार्डियक डिस्किनेसिया की हम बात करें तो इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको याद रखना है। देखिए दोस्तों, कार्डियक डिस्किनेसिया, इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ फेस, टंग और लिप्स दैट मे बी इरिवर्सिबल। जब पेशेंट को एफजीए ड्रग, फर्स्ट लाइन ड्रग चल रहा है, तो आपको ये खतरा होने का चांसेस रहेगा। अगर ये पेशेंट में अगर हो गया तो यह कभी भी ठीक नहीं होगा। इस कारण हम आज के टाइम पे सेकंड एसजीए, सेकंड जनरेशन ऑफ ड्रग का उपयोग करते हैं। तो टाइडस डिस्कैनेसिया कौन सी कंडीशन है? जब मरीज में इनवॉलेंटरी मूवमेंट नहीं होंगे फेस के, टंग पर, लिम्स के, तो यह कंडीशन क्या है? वो भी इनरिवर्सिबल देखने को मिलेगी। एक्स्ट्रा पेरिमिडल सिंड्रोम क्या होता है? ईपीएस के नाम जानते हैं। ये पार्किंसन डिसीज होती है, उसके जैसे सिम्टम पेशेंट में देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्स्थेसिया, रेस्टलेस हो जाएगा मरीज, डिस्टोनिया, मसल स्ट्विचिंग मरीज में देखने को मिलेंगी, जैसा कि हम पार्किंसन डिसीज में देखते थे। ठीक है, तो ये कंडीशन एफजीए ड्रग है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड और हैवी भारी भरकम बीमारी करा सकती है, तो ये दवाइयां आज के टाइम पे हम उपयोग में नहीं लेते हैं। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, जिसे हम एनएमएस बोलते हैं, एमएमएस। ठीक है, न्यूरो मैलिग्नेंट सिंड्रोम, एनएमएस, ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम ईपीएस, ठीक है, एफ्स्टेन बार सिंड्रोम, एक्स्ट्रा पेरिमिडल सिंड्रोम, फीवर होना, ऑटोमेटिक डिस्टरबेंस, इस ये सारे कॉम्बाइन रूप से आपके मरीज में देखने को मिल रहे हैं, तो इसे हम इस सिंड्रोम के नाम से जानेंगे। इसमें होता क्या है? वन कैन रिकवर 7 से 10 days आफ्टर डीसी और मेडिकेशन, बट इट कैन बी फेटल इफ नॉट ट्रीटेड टाइम टू। अगर आपने 10 से 7 दिन में यह सिंड्रोम ठीक नहीं किया तो यह आपको जानलेवा हो सकता है। तो ये इस प्रकार के ड्रग हम क्यों दें भैया, इतनी बड़ी रिस्क क्यों लें? इसलिए आज के टाइम पे सेकंड जनरेशन ऑफ ड्रग का उपयोग लिया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है? ये दवाइयां जब आप दे रहे हैं तो पेशेंट में हाइपर सेंसिटिविटी वाले मरीज को नहीं देना है, कोमाटोज क्लाइंट को नहीं देना है, डिप्रेशन वाले मरीज को नहीं देना है, बोन मैरो डिप्रेशन वाले मरीज को नहीं देना है, ब्लड डिस्केरेसिया वाले, पार्किंसन डिसीज वाले पेशेंट को नहीं देना, लीवर प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, हाइपर और हाइपोटेंशन वाले पेशेंट में कभी भी इस प्रकार के ड्रगों को नहीं देना है। नर्सिंग कंसिडरेशन की बात करें तो आप एजुकेट कर देंगे, एजुकेट दैट इट में टेक 6 to 10 वीक। इसका इफेक्ट अगर आपको देखना है 6 से 10 वीक तक आपको लेना है। टेल द क्लाइंट अबाउट एडवर्स रिएक्शन एंड एम्फेसाइज दैट एडरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके एडवर्स इफेक्ट और रिएक्शन के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, एफजीए और ये दोनों एसजीए ड्रग, टीच साइन एंड सिम्टम, टाइडप डिस्केनेसिया, ईपीडी, एनएमएस क्या होता है? एडवाइज द क्लाइंट ऑफ गेट अप स्लोली, ये आपको बता देना है। हमेशा दवाइयों को धीरे लेना है, ठीक है, स्लोली लेना है। उसके बाद चेक लैब्स, ब्लड शुगर लेवल चेक करना है आपको, एलडीएल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल चेक करना है। टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ गेनिंग वेट, एडवाइज द क्लाइंट एक्सरसाइज, लो कैलोरी डाइट, मॉनिटर देयर वेट। यहाँ पर एसजीए का सबसे इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को एकदम से वजन बढ़ जाता है तो आपको एक्सरसाइज करनी है, लो कैलोरी डाइट लेनी है और वेट समय समय पर मॉनिटर करना है। दोस्तों, यह साइकेट्रिक के जितने भी ड्रग होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपके डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर किसी भी पेशेंट को आपको नहीं देना है, और इनके जो साइड इफेक्ट हैं वो आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, जब भी इस प्रकार के ड्रग आपके हॉस्पिटल में मरीजों को चालू है, तो यह आपको विशेष नर्सिंग नर्सिंग कंसल्टेशन में आपको ध्यान रखना है, आपके उपस्थिति में इन चीजों को देना है। दोस्तों, आज की ये इम्पोर्टेंट क्लास थी, उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेगी। आप इसके नोट्स बनाइए, 3-4 बार रिवीजन में लाइए। इससे क्या है, आप कम कम पढ़ते चलिए, ये मत सोचिए ये मटेरियल छोटा है, ये आपकी सिलेक्शन के लिए काफी है। और आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो 100% आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद दोस्तों।